आवाज वगैरह ठीक है, कोई इशू तो नहीं है? सबसे पहले हम देखते हैं कि उन्होंने जो ऑफिशियल, ये साल क्लियर, ओके ओके। उन्होंने जो ऑफिशियल हमें सिलेबस दिया है यहाँ पे, जो हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट, उसका 100 MCQs है, 120 मिनट्स दिए हुए हैं। इसमें हमारा जो काम का है, HAT 4 वाला कैटेगरी जो है, ये हमारी जो है ना काम की है, क्योंकि यहाँ पे वेटनरी साइंस मौजूद है। तो इसने जो ऑफिशियली सिलेबस हमें दिया हुआ है इसका एमफिल का, क्या है कि इंग्लिश वर्बल रीजनिंग ये 40% आएगी, 40 क्वेश्चन इसके आएंगे। एनालिटिकल रीजनिंग इसके 30%, 30 क्वेश्चन आएंगे। और उसके साथ जो है ना क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे या 30% आएगा। तो ओवरऑल 100% है। 50 पे पास है, 50 अगर आपके एमसीक्यूज आते हैं तो ये आपने देखा होगा लेट टेस्ट जो होती है लॉ की, जिसमें 50 पे पास होता है आई थिंक सो। और उसके बाद जो भी किसी भी जो है ना लॉ की यूनिवर्सिटी होती है उसमें उसको एडमिशन मिल जाती है। तो इस तरीके का इन्होंने एक सिस्टम जो है ना लॉन्च करवाया है हायर एजुकेशन ने। सही है। तो ये आपको 50% पे पास करनी होगी, उसके बाद आप किसी भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले सकते हैं एमफिल के लिए या पीएचडी के लिए, जो भी आप किसी भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम नंबर कितने लेने चाहिए? 50% आपने लेने हैं। ठीक है, तो ये आपको डिवाइड कर दिया। जो है ना, एक मिनट, फिर भी ज्वाइनिंग आ रही है। क्लियर है? तो ये ऑफिशियल सिलेबस है। उसके बाद एक मेरी स्टूडेंट है, जो है ना वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टूडेंट्स, उन्होंने, उसको मैंने टास्क दिया था कि जो है ना सिलेबस को और तोड़ा जाए, कि वर्बल रीजनिंग में क्या आता है, एनालिटिकल रीजनिंग में क्या आता है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग में क्या आता है, ताकि हम उसको जो है ना डिस्कस कर कर सकें, आप लोगों को भी समझा सकें कि किस तरीके से ये चीजें होती है। ठीक है, ये सेम चीजें हैं। ये वाला सिलेबस हमारे काम का है वेटनरी साइंस का, जो ये आपके सामने है, ऊपर भी मैंने दिखा दिया था। अभी हम तोड़ते हैं एक एक चीज को, कि ये जो 40% है इंग्लिश वर्बल रीजनिंग जिसको कह रहा है, उसमें उसने क्या मेंशन किया है, क्या क्या चीजें वो हमसे पूछेगा। ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। आज मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूं, अगर आपको क्लियर हो जाए, आपको चीजें समझ आ जाएं, तो आप खुद भी जो है ना ये चीजें डिफरेंट सोर्सेज पे मौजूद भी हैं। जितनी मेरे पास होंगी आपको गुरु में भेज दूंगा, आप खुद भी तैयारी कर सकते हैं। या यूट्यूब वगैरह काफी चीजें इसके लिए मौजूद है। मैं आपको जस्ट गाइड करने के लिए आपको ये देखते हैं कि शायद आज की क्लास में कंप्लीट ना भी हो, 2-3 क्लासेस हो जाएं, आपको इंशाल्लाह सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। नंबर वन, हमारा जो चैप्टर है यहाँ पे इसने मेंशन किया है वर्बल रीजनिंग के नाम से। इसमें इसने कहा है कि 40% आएगा, 40 क्वेश्चन आएंगे इसके। ठीक है, पहली बात। अभी इसी वर्बल रीजनिंग में नंबर 1 पॉइंट क्या है? ग्रामर एंड यूसेज। पहली चीज आपसे इनसे आएगी। 40% में से सबसे पहले ग्रामर एंड यूसेज है। ग्रामर एंड यूसेज में वो क्या क्या चीज मेंशन कर रहा है? टेंसेस। टेंसेस जो है 12 टेंसेस हैं, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी होंगी। तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। वर्ब फॉर्म, प्रेपोजिशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये इंग्लिश का एक सिलेबस है। वैसे मैंने ये यूट्यूब पे भी काफ़ी चीज़ें इसकी इंग्लिश से मैंने पढ़ाई हुई है ऑलरेडी, वेटनरी साइंस में ही पढ़ाई है, क्योंकि वीओ की जो प्रिपरेशन होती है उसमें भी इंग्लिश मौजूद होता है। चलो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी नंबर 1 टेंसेस में, ताकि आपको एग्जाम्पल से समझा दूं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या क्या चीज़ें वो किस तरीके से पूछेगा। नंबर 1 क्या है टेंसेस से? कि करेक्ट द टेंस। एग्जाम्पल क्या है? कि शी डैश डैश टू स्कूल एवरी डे। ये क्या है? ये सिंपल जो है ना प्रेजेंट टेंस माना जाता है। ठीक हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस इसको कहा जाता है। इसमें इसने आपको एक वर्ब मिसिंग करके दिया है। इस फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है टेंस से, जो उसने टेंस मेंशन किया है ना वर्बल रीजनिंग में, पहला जो आपको दिखा दिया, इससे इस फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है कि टेंस का उस वो आपसे वर्ब पूछ सकता है। आपको क्लियर हो गया कि भाई जिसको अगर प्रेजेंट टेंस का पता है कि वो जो रूटीन वाली हमारी हैबिट्स होती हैं उसके लिए यूज किया जाता है, जिसमें हम इसमें कुछ जो है ना ट्रिक्स होती हैं, जैसे एवरीडे यूज हो गया, जिसमें हमें पता चल गया कि ये डेली की बात हो रही है, तो ये हमें समझ आ गया कि ये प्रेजेंट टेंस का जुमला है। तो यहाँ पे हमने एक चीज, ग्रामर जब पढ़ते हैं तो आप हमें पता होता है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जैसे ही है, शी है, इट है, इनके साथ हमेशा वर्ब के साथ एस लगाई जाती है। ठीक हो गया? ई एस या एस लगाई जाती है। जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम ई या ई एस का जो है ना इजाफा नहीं करते। जैसे शी है तो यहाँ पे इसने ऑप्शन दिए हैं, गो होगा, गोज होगा, गोइंग होगा, या गोन होगा। तो शी है तो इसके साथ गो का जो है ना इसको बनाया जाता है, सिंगुलर वर्ब है, तो गो को गोज किया जाता है। अगर ही भी होता तब भी हम गोज ही लगाते।
किसी का नाम होता वो भी सिंगुलर होता। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होंगी, ये टेंसेस से रिलेटेड सिंपली बता रहा हूँ, ठीक हो गया। अगर प्लूरल होता तो हम गो लगाते, फिर गोज नहीं लगाते, ठीक हो गया। तो ये एक टेंस का रूल होता है जो आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। सेकंड, आप जो है ना, जैसे ये करेक्शन लिखी हुई है प्रेजेंट सिंपल टेंस से हैबिट के बारे में, इसलिए वो लगा दी। या जैसे एरर स्पॉटिंग भी इसमें दे सकता है टेंसेस में, कि सेंटेंस की मिस्टेक ढूंढ लें कि ही गो टू स्कूल आपको दे दिया, ही इसको गो टू स्कूल डेली। तो यहाँ पे भी आपको पता चलेगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का जुमला है, और यहाँ पे ही लिखा हुआ है, तो ही के साथ गो नहीं होगा, ही के साथ क्या होता है, गोज होता है। तो सेकंड ये होता है कि इससे इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पेपर में दे सकता है टेंसेस से। जो मैंने दो आपको एग्जांपल्स दिखाए इनफ होंगे आपको क्लियर होने के लिए। सेकंड चीज उसने जो है ना यूज की है वर्ब के फॉर्म के बारे में, कि ग्रामर में और क्या पूछेगा, वर्ब की फॉर्म पूछ सकता है आपसे। तो वर्ब की फॉर्म में क्या क्या चीजें हैं, ये सेकंड मैं यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ब की फॉर्म्स। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, इस फॉर्म में आपको ये जो है ना क्वेश्चन दे सकता है एंट्री टेस्ट में, कि शी हैज डैश डैश द वर्क, ठीक हो गया। तो अभी ये भी क्या है, अगर आपके टेंसेस क्लियर होंगे, 12 ही टेंसेस जो प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक है, तो आपको वर्ब पहचानने में या वर्ब लगाने में भी मुश्किल नहीं होगी। जिनकी अभी भी ग्रामर अच्छी है तो उनको क्लियर हो जाएगी ये चीजें, ठीक हो गया। यहाँ पे हमें पता चल गया कि इसने हेज लगाया है, ठीक है, क्या लगाया है, हेज लगाया है। मतलब इसका क्या है कि ये क्या है, ये परफेक्ट टेंस है। क्या है, परफेक्ट टेंस में हम हेज और हेव का यूज करते हैं। सिंगुलर होता है तो हेज होता है, प्लूरल होता है तो उसके साथ हम हेव लगाते हैं, ठीक है, ये आपको भी पता होगा। उसके बाद हमेशा याद रखिएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है। क्या यूज की जाती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है। तो इससे ये पूछ रहा है कि मैं इससे भी क्वेश्चन पूछूंगा वर्ब ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब से। तो फॉर्म ऑफ वर्ब ऐसे ही होती हैं जैसे सिंपली मैंने बता दिया। अगर आपके टेंसेस क्लियर है तो शी हैज डैश डैश द वर्ब क्या है, डू डेड डेड डन डूइंग। क्लियर है हमें कि जो है ना इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का होगी, डूइंग तो फोर्थ फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है डन, ठीक हो गया, शी हैज डन द वर्ब। सही हो गया। तो ये वर्ब ऑफ फॉर्म से आपसे मिस्टेक पूछ, जैसे रूल्स भी हैं यहाँ पे लिखे, हैज है प्लस थर्ड फॉर्म में परफेक्ट में लगता है। V1 जो होता है इसको बेस फॉर्म माना जाता है, V2 जो होता है इसको पास्ट माना जाता है, और V3 पास्ट पार्टिसिपल या जो है ना प्रेजेंट जो है ना परफेक्ट टेंस में भी इसको यूज किया जाता है, ठीक हो गया। तो ये दूसरा था जो उसने, एक मिनट प्लीज, म्यूट रहे, म्यूट प्लीज, अनम्यूट ना करें काइंडली, थैंक यू। तीसरी चीज उसने क्या है कि प्रेपोजिशंस, ठीक है, उसने क्या पूछा है ग्रामर में कि तीसरी चीज से क्या किससे क्वेश्चंस आएंगे, प्रेपोजिशन से आएंगे। अभी प्रेपोजिशंस में क्या होता है ये भी आपको पता है, ये भी आपने डिफरेंट पढ़े होंगे अपने एकेडमिक एरा में। तो प्रेपोजिशन मोस्टली जो फिक्स प्रेपोजिशन होती है ना पेपर में आती हैं, वो ये आपने याद रखना है। वो हमारे मेरे पास PDF सारा मौजूद है, मैंने जब वेटनरी की ये तैयारी करवाता हूँ तो वहां पे बच्चों को मैंने कराई हुई है, आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये टाइप ऑफ प्रेपोजिशंस हैं, ये मेरी अपनी बनी हुई है पूरी लिस्ट है, इसमें सारे प्रेपोजिशंस इनने। तो इंशाल्लाह इससे बाहर प्रेपोजिशन कोई भी नहीं आती है, सारी यहाँ पे होती है, जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो उसने प्रेपोजिशन में क्या दिया है कि ही इज अक्यूज डैश डैश थेफ्ट। तो यहाँ पे आपने कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ एक फिक्स टाइप ऑफ प्रेपोजिशन यूज की जाती है। जैसे अक्यूज वर्ड है, दोषी वर्ड है, अक्यूज के साथ हमेशा, जिसको पढ़ा हुआ होगा वो तो समझ जाएगा कि अक्यूज के साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन लगाई जाती है। अगर आपने ये आपने जहन में बात बिठानी है कि कभी भी प्रेपोजिशन को उर्दू में या सिंधी में, कोई भी आपकी अपनी मदर लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट नहीं करना है, ठीक है। जैसे इस दफा वेटनरी ऑफिसर के पेपर में आया था कि ही डाइड फीवर, ठीक है, ये जो है ना ही डाइड डैश डैश फीवर इस टाइप ऑफ आई थी। तो वो काफी लोग उसको ट्रांसलेट कर रहे थे कि वो बुखार में मर गया, और ऑप्शन में इन उसने दिया हुआ था। तो कभी भी इंग्लिश को ट्रांसलेट उर्दू या सिंधी किसी भी लैंग्वेज में नहीं करना, क्योंकि इंग्लिश एक सेट ऑफ रूल्स हैं, अपनी लैंग्वेज है, स्पेसिफिक लैंग्वेज है, ठीक है। वो उर्दू से या सिंधी से या पश्तो से किसी से बनी हुई नहीं है। तो इसको आपने ट्रांसलेट नहीं करना है, कभी भी प्रेपोजिशन को एहतियात से यूज करना है। फैक्ट्स आपको पता हो, जैसे अक्यूज है, जैसे नीचे इंटरेस्टेड वर्ड मैंने दिया हुआ है, इंटरेस्टेड के साथ हमेशा इन प्रेपोजिशन लगाई जाती है। तो ये प्रेपोजिशन कुछ खास होती हैं जो पेपर में भी आती है, ठीक है। अक्यूज के साथ ऑफ है, ही इज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। आपको बोलने में अजीब लगेगा बट प्रेपोजिशन ग्रामर के हवाले से ये करेक्ट होगी। जैसे अनदर एग्जांपल क्या है, शी इज इंटरेस्टेड
डैश डैश म्यूजिक, तो इंटरेस्टेड के साथ हमेशा इन प्रेपोजिशन लगाई जाती है और कोई नहीं लगाई जाती। तो तीसरी चीज इसने कही थी मैं प्रेपोजिशन ये पूछूंगा। फिर क्या है, इंग्लिश ग्रामर एंड यूसेज में सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, कि सेंटेंस स्ट्रक्चर पूछी जाएगी। अभी सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरीके से पूछी जाएगी, यह आपने याद रखना है, इसका ऑर्डर पूछा जाएगा। ये भी क्या होगा, अगर आपके टेंसेस क्लियर होंगे तो आप ये भी पहचान लेंगे, क्योंकि मेन चीज ऊपर ही वाला जो टेंसेस से पहला मैंने आपको बताया था, ये क्लियर करने इंतहाई अहम है। इससे वह भी क्लियर हो जाएगी और उसके साथ साथ सेंटेंस का ऑर्डर भी समझ आ जाएगा। करेक्ट ऑर्डर, इससे आप आपसे ये पूछ सकता है सेंटेंस स्ट्रक्चर में से आपको कोई रेंडमली वो जो है ना उसके अरेंजमेंट को तोड़ के दे देगा जुमला। जैसे दे दिया है ऑलवेज ही कम्स लेट, ठीक है, ये जुमला दे देगा और आपको कहेगा कि इसको करेक्ट ऑर्डर में लेके आए, इसको कहा जाता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। तो जिसको पता होगा, ग्रामर क्लियर होगी, टेंसेस क्लियर होंगे कि भाई पहले सब्जेक्ट आता है तो वो ही को पहले लेके आएगा, कि भाई ही यूज होगा, उसके बाद वर्ब होता है, बट ये फॉर्म ऑफ एडवर्ब होता है ऑलवेज, तो ये पहले यूज किया जाता है एम्फेसिस डालने के लिए। ही ऑलवेज कम्स लेट, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो ये क्लियर आपने रखनी है बात। तो ये होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, जो मैं बता रहा था। दूसरा, इसका टाइप क्या होता है, मीनिंग ऑफ करेक्शन, शी यस्टरडे स्कूल वेंट, यहाँ पे भी देखें उसने ऑर्डर को चेंज किया हुआ है। इसमें क्या होगा ऑर्डर, इसका भी हमने ऑर्डर सेट करना होगा कि शी वेंट टू स्कूल यस्टरडे, ये करेक्ट ऑर्डर होता है। ये जब आप पढ़ेंगे टेंसेस तो उसमें आपको क्लियर होगा कि भाई पहले सब्जेक्ट यूज किया जाता है, फिर वर्ब यूज की जाती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। इससे मिलके क्या बनता है, एक जो है ना सेंटेंस बनता है। ये स्ट्रक्चर होती है एक सेंटेंस की। तो इसमें हम यूज करते हैं कि भाई जो है ना जो सेंटेंस स्ट्रक्चर उसने की है, उसमें आपको कोई भी सेंटेंस देगा जिसका ऑर्डर वो बिगाड़ के देगा आपको, और आपको कहेगा कि इसको करेक्ट करो, करेक्ट ऑर्डर में लाओ, और ऑप्शन में वो आपको जो है ना क्लियर कट दे देगा। लास्ट उसने ग्रामर एंड यूसेज में पूछा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक होगा, कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, जैसे मैंने ऊपर वर्ब फॉर्म में बता दिया था। और कुछ ऐसे भी जो है ना वर्ब्स होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, जिनके साथ इस आर एम का बहुत ही इंतहाई अहम यूज होता है, जिसको कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब सब्जेक्ट किसके साथ एग्रीमेंट कर रहा है, वर्ब के साथ एग्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट होगा उस फॉर्म का हम वर्ब यूज करेंगे, इसको कहा जाता है सब्जेक्ट। तो इससे भी ये कह रहा है कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा। क्या क्वेश्चंस आएंगे, एग्जांपल देख लें, यहाँ पे सिंपल एग्जांपल दिए हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। द बॉय डैश डैश प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे आपसे वर्ब पूछ रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की इधर है। सब्जेक्ट उसने आपको दिया है बॉय। बॉय क्या है, बॉय है एक सिंगुलर, क्या है, सिंगुलर, एक बॉय की बात हो रही है ना। अगर बॉयज होता तो हम कहते हैं कि ये प्लूरल है, ठीक है, बॉयज होता तो वो होता प्लूरल, ठीक है, एस लग जाती तो वो प्लूरल होता, जमा होता। यहाँ पे सिंगुलर है बॉय। तो यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स में वह पूछ रहा है कि कौन सी होगी, ऊपर मैंने बता दिया, वरना क्लासेस में तो अच्छे तरीके से समझते हैं कि भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या किस तरीके से होती है। तो ऊपर मैंने जैसे बताया कि सब्जेक्ट किसके साथ एग्रीमेंट करता है, वर्ब के साथ करता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी होगी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी होगी प्लूरल, ठीक होगी। द बॉय लिखा हुआ है तो हम ऑप्शन में क्या है, आर ए, इज ए, वर है वे, ये सारे प्लूरल है, एक ही इसमें सिंगुलर है, बी ऑप्शन इज, ठीक हो गया। क्योंकि बॉय सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे, इज क्या है, इज सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक हो गया। तो इस फॉर्म में भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आती है। जैसे इसका एक दूसरा रूल है, दे डैश डैश गोइंग टू मार्केट, दे क्या है, प्लूरल है, वो जा रहे हैं मार्केट, ठीक है। तो दे क्या है, दे प्लूरल में आता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो अभी हमें कौन सा वर्ब चाहिए, वर्ब भी प्लूरल चाहिए। तो इज नहीं लगाएंगे अभी हम अभी लगाएंगे आर, जो है ना सॉरी वर्ब, ठीक हो गया, हेल्पिंग वर्ब है आर। आर लगाएं क्योंकि दे जो यूज किया जाता है, दे को एज अ प्लूरल यूज किया जाता है, ना कि सिंगुलर यूज किया जाता है। ये सेम शेज है, ही शी इट के साथ सिंगुलर वर्ब, इज वाज हेज, ये सारे सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, ये क्या होते हैं, ये प्लूरल होते हैं, इनके साथ आर, वर या हैव यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसको कहा जाता है। जो उसने ग्रामर, ये ग्रामर एंड यूसेज था, जो वर्बल रीजनिंग में इसका भी एक पोर्शन आना है पेपर में। आई होप कि ये चीजें क्लियर होंगी। सेकंड चीज है वोकेबलरी की। वोकेबलरी ये तो हम पढ़ते भी हैं वैसे क्लासेस में, क्या होते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कंटेक्सचुअल मीनिंग, इडियम्स, फ्रेजेस, ठीक होगा।
तो क्या होता है इसमें, इनको भी तोड़ के देखते हैं, समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं वोकेबलरी सेक्शन में क्या क्या उसने चीजें पूछनी है हमसे। सिनोनिम्स पूछने हैं, सिनोनिम्स के क्या मतलब होता है, सिमिलर मीनिंग वाले। ठीक है, एक आपको वर्ड देगा, उसका अगर वो सिनोनिम्स पूछ रहा है। सर अभी चल रहे हैं ना आदिल, रिलैक्स रहें प्लीज, चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। ठीक है, ये सारा इंग्लिश का है, सेंटेंस कंप्लीशन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, आ रहे हैं। जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी किसका काम है आपको पता है। ठीक है, सिनोनिम सिमिलर मीनिंग है। एक वर्ड आपको देगा, उसका अगर वो सिनोनिम्स पूछ रहा है तो वो आपसे उसकी सिमिलर मीनिंग मांग रहा है। एग्जाम्पल क्या है, अबंडेंट। अबंडेंट, अभी यहाँ पे भी क्या है ना, वोकेबलरी बिल्ड करनी होती है। यहाँ पे मेरे पास बनी हुई है वोकेबलरी, डिफरेंट पाक एमसीक्यूज की भी है, एग्जाम वंडा की भी है, और मेरी खुद की भी बनाई हुई है डिफरेंट सोर्सेज से, वो भी शेयर कर दूंगा, वो आपको पढ़नी होगी। वोकेबलरी में वो और कोई जो है ना चांस है ही नहीं कि मैं आपको खुद जो है ना एक तावीज बना के दूं, वो आपने खुद पढ़नी होगी, आपको क्लियर होगी तब आप कर पाएंगे। जैसे अबंडेंट है, क्लियर होगा कि अबंडेंट किससे कहते हैं, अबंडेंट कहते हैं ह्यूज अमाउंट को, लार्ज कोई चीज हो, बड़ी चीज हो, ठीक है, उसको कहा जाता है। तो क्या है ऑप्शन में, रेयर है, प्लेंटी कहा जाता है, प्लेंटी भी कहा जाता है, ह्यूज जो है ना लार्ज क्वांटिटी हो किसी चीज की, कोई चीज ज्यादा मिकदार में हो। स्मॉल वीक ये तो नहीं होगा, ये क्या है, ये सिमिलर मीनिंग वाले पूछ रहा है। जैसे रैपिड है, रैपिड किसके लिए यूज किया जाता है, फास्ट चीजों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कि हमें रिपीटेडली पहुंचना है, या हॉर्स रिपीटेडली दौड़ लगा रहा है, तो ये क्या होता है, ये वेरी फास्ट के फॉर्म में यूज किया जाए, तो ये भी एक सिनोनियम है, बेसिक सा यूज किया ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो इसका सिनोनियम फास्ट होगा। सेकंड उसने चीज पूछी थी एंटोनियम्स। एंटोनियम्स किसे कहते हैं, अपोजिट मीनिंग वाले। एक आपको वर्ड देगा और उसका कहेगा कि आपने इसका अपोजिट मीनिंग बतानी है, जो इसके अपोजिट में हो। तो ये करने थोड़े मुश्किल होते हैं, ये अगर आपके सिनोनिम्स क्लियर होंगे तो फिर आपको एंटोनिम्स खुद ऑप्शन में ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। तो मेन चीज होती है सिनोनियम। अगर सिनोनिम्स भी आपके क्लियर नहीं हो रहे तो एंटोनिम्स करना बहुत ही मुश्किल होते हैं वैसे। ठीक हो गया। जैसे ब्रेव आ गया, ब्रेव तो आप सबको पता है किसे कहते हैं, गेलेंट को कहते हैं, करेजियस को कहते हैं, जो है ना जो बहुत ही बहादुर होता है। स्ट्रांग क्या हो गया, बहादुर के सेंस में। एक्टिव क्या हो गया, बहादुर के सेंस में। बोल्ड क्या हो गया, बहादुर के सेंस में। तो क्या बचता है, ए ऑप्शन बचता है ना, क्वाडली या क्वाड किसे कहा जाता है, जो डरपूक होता है, चिकन हार्टेड मैन को कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका एंटोनियम अभी बता रहा हूँ, अपोजिट मीनिंग है, सही है। तो इस फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं। एंटोनियम्स में डिफिकल्ट, डिफिकल्ट तो मुश्किल को कहा जाता है। ठीक है, तो सबको पता है हार्ड, कॉम्प्लेक्स, टफ, ये सारे इसके डिफिकल्ट के सिनोनिम्स हैं। एक एंटोनियम से वो है इजी। डिफिकल्ट का क्या होगा, एंटोनियम इजी होगा। तो इस फॉर्म में वोकेबलरी से क्वेश्चन आएंगे, डिफरेंट वो सिनोनिम्स, डिफरेंट वो एंटोनिम्स दे के आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक हो गया। तीसरी चीज जो आपको परेशान शायद करे, कंटेक्सचुअल मीनिंग। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा यहाँ पे। कंटेक्सचुअल मीनिंग किसे कहते हैं, मतलब वो आपको एक सेंटेंस देगा पूरा, सेंटेंस में कोई वर्ब को, किसी जो है ना कहते हैं वर्ड को, वो अंडरलाइन करेगा और आपसे पूछेगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, यह आपने याद रखना। इसको कहा जाता है कंटेक्सचुअल मीनिंग। कंटेक्सचुअल वो क्या होता है कि मतलब वो इस सेंटेंस से ही आपको उसका मतलब निकालना होता है कि भाई ये सेंटेंस किसकी बात कर रहा है। एग्जांपल देखिएगा, अ वर्ड इज गिवन इन अ सेंटेंस एंड मीनिंग इज आस्क्ड अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट। क्या कंटेक्स्ट है उसके हवाले से। अभी एग्जांपल क्या है कि ही वाज बैंकरप्ट आफ्टर लूजिंग हिज बिजनेस। ठीक हो गया, यहाँ पे उसने बैंकरप्ट को हाईलाइट किया और पूछा कि इसका मतलब क्या है। सही हो गया, यहाँ पे भी आपको क्या चीज एज देगी, अगर आपके सिनोनिम्स क्लियर हैं तो आप इसको भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, कंटेक्सचुअल मीनिंग को भी अगर आपके सिनोनिम्स क्लियर हैं तो आप खुद ब खुद कर सकते हैं। सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं, अंडरलाइन वर्ड को आप अगर आप समझ जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्या किस तरीके से पूछेगा कि व्हाट डज बैंकरप्ट मीन। तो अगर क्वेश्चन नहीं आता तो यहाँ पे आप देखेंगे किसकी बात हो रही है, बिजनेस की बात हो रही है। बिजनेस में भी जो है ना लॉस की बात हो रही है, तो बिजनेस में जब लॉस होता है तो आदमी क्या हो जाता है, आदमी हो जाता है कंगाल। क्या हो जाता है, किसी भी चीज में अगर आप पैसे लगा रहे हैं, वो पैसे डूब जाते हैं, कोई बिजनेस हो कोई भी चीज हो, तो आप क्या हो जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं। सिंपल हम उर्दू में बोलते हैं कंगाल हो गया भाई वो, या उसके पैसे डूब गए, उसको कहा जाता है बैंकरप्ट। क्या कहा जाता है, बैंकरप्ट कहा जाता है अ पर्सन हु हैज नो मनी। ठीक है, तो ये है इसका कंटेक्सचुअल मीनिंग हमने निकाल दी, कि ये इसका कंटेक्सचुअल मीनिंग। अगर इस फॉर्म में कंटेक्सचुअल मीनिंग जो देगा आपको इस तरीके से करना है, मतलब कोई सेंटेंस देगा,
वो आपको अंडरलाइन करके एक वर्ड देगा और पूछेगा कि इसका मतलब क्या है। अगर सिनोनिम्स क्लियर है तो आप कर सकते हैं, वरना आप उसको सेंटेंस को थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें बात क्या हो रही है। एग्जाम्पल 2 क्या है कि शी वॉज रिलक्टेंट टू स्पीक। ठीक है, यहाँ पे भी एक सेंटेंस दिया होगा, एक आपको रिलक्टेंट को उसने मेंशन हाईलाइट कर दिया कि भाई इसका मतलब जो है ना बताएं कि इसका क्या मतलब होता है। अभी रिलक्टेंट ये भी सिनोनिम में वोकेबलरी में पढ़ा जाता है। इसका क्या मतलब होता है? कोई पर्सन जो अनविलिंग होता है किसी भी चीज के लिए। ठीक है, ये ऐसे विटनरी में भी यूज किया जाता है, रिलक्टेंट एनिमल्स इस फॉर्म में विटनरी में भी ये वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो रिलक्टेंट का क्या मतलब होता है? अनविलिंग होता है, जो चीज आप खुद से नहीं करना चाहते, विलिंग नहीं होते किसी चीज के लिए। मतलब शी वाज रिलक्टेंट टू स्पीक, मतलब वो बोलने के लिए अनविलिंग थी। ठीक हो गया। इस फॉर्म में ये भी क्या होता है? कंटेक्चुअल मीनिंग होती है। फिर उसने क्या दिया है? फिर उसने पूछा हुआ है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स वगैरह ये भी आपने सुने होंगे। कोई भी आपको इडियम देगा, उसका पूछेगा कि मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। और ये वैसे डिफरेंट वन पेपर्स में यही ग्रामर आती है। ऐसा नहीं होता कि आपको ये कोई न्यू हैक ने या एचएससी ने कोई न्यू सिलेबस दे दिया है। ये सेम वन पेपर जितने भी आप एसपीएससी के, एफपीएससी के उठाएंगे, पीपीएससी के उठाएंगे, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस के उठाएंगे, सब में आपको यही सेम सिलेबस मिलेगा। हाँ, बाकी पाकिस्तान अफेयर हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ये चीजें नहीं है इसमें। बाकी इंग्लिश वही है, सेम है। हाँ, कि हमारा जो सब्जेक्ट है या हम जिस फील्ड के लिए अप्लाई करें वो तो इसने मेंशन ही नहीं किया है। वो अभी हेड से पूछना पड़ेगा क्यों। ब्रेक द आइस, अभी ये क्या है कि ये एक ईडियम के ईडियम के हिसाब से यूज किया जाता है ब्रेक द आइस। अभी जिसके ये भी क्लियर होंगे वो भी पता होगा, वरना हमारे पास लिस्ट मौजूद है, जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं यहाँ पे भी मौजूद है। हमने उनको ईडियम्स सारे कराए हुए हैं, दिखा देता हूँ आपको। ईडियम्स की हमारे पास लिस्ट है, वो भी मैं इंशाल्लाह भेज दूंगा आपको। जैसे ये ईडियम्स है, इसमें 200+ ईडीएम्स मौजूद हैं, सबकी मीनिंग लिखी हुई है। बेसिक मतलब पता हो ताकि आपको क्लियर हो जाए बस। ठीक है, ज्यादातर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। ब्रेक द आइस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन, बात वगैरह को शुरू करना। ठीक है, इसका ऐसा इडियम का ऐसा मतलब वो उस पे आपने लिटरल मीनिंग कभी भी नहीं देखनी कि भाई ब्रेक द आइस, आइस को कोई तोड़ रहा है, कोई ऐसी चीज नहीं होगी। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? गुफ्तगू को शुरू करना। जैसे पार्टी वगैरह होती है, गैदरिंग होती है, काफी लोग बैठे होते हैं, तो वो कोई बात शुरू करता है ना, उससे फिर बातें बातें बन जाती हैं, तो इसको कहा जाता है ब्रेक द आइस, मतलब टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। ये भी क्या होगा? आइडियम्स आपको समझने होंगे, उसकी मीनिंग पता होगी तो तब आप कर पाएंगे। सेकंड क्या है कि पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक क्या होता है? ये भी एज अ फ्रेज के तौर पे यूज किया जाता है, इडियम के तौर पे यूज किया जाता है। पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना कि भाई इट वाज अ पीस ऑफ केक, मतलब वो बिल्कुल आसान काम था, इट वाज वेरी इजी। ठीक है, पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है? जो काम या जो टास्क वेरी इजी होता है। पेपर के बाद भी काफी लोग पेपर से निकल के कहते हैं कि भाई इट वाज अ पीस ऑफ केक। ठीक है, क्या होता है, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये इजी था, तो ये भी क्या है, इस फॉर्म में आपसे पूछ सकते हैं। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून ये भी क्या होता है? ये भी एज अ इडियम के फॉर्म में यूज किया जाता है। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कोई चीज रेयर हो। ठीक है, कोई चीज रेयर हो। ठीक है, उसको कहा जाता है वंस इन अ ब्लू मून। कभी कभार उसका जो है ना आप देख रहे हो, या कभी कभार उसके उसके साथ आपकी मुलाकात हो, तो उसको कहा जाता है वंस इन अ ब्लू मून। रेयरली के सेंस में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इडियम्स होते हैं जो पेपर में आ सकते हैं। ठीक हो गया। फिर रीडिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग, ये भी वर्बल रीजनिंग में आता है। रीडिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग में क्या आता है? रीडिंग कंप्रीहेंशन, ये भी आपने डिफरेंट एग्जाम्स में देखा होगा। इन्फरेंस, कंक्लूजन, स्ट्रेंथ एंड वीकनिंग आर्ग्यूमेंट्स, इन इन चीजों को डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल्स, ताकि आपको क्लियर हो जाए। रीडिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग में 2 पार्ट्स आते हैं। एक आता है रीडिंग कंप्रीहेंशन, जो है होता है पैसेज। आपको देगा कोई पैसेज, 3-4 लाइंस का पैसेज देगा, नीचे 1-2 क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, इसको कहा जाता है रीडिंग कंप्रीहेंशन। आप पैसेज पढ़ेंगे। ये जो सखर आईबीए पेपर लेता है, सारे सखर आईबीए के आप पेपर जाके देखेंगे, तो उनमें पहला क्वेश्चन ये होता है रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन का। जिन्होंने दिया होगा उनको पता होगा। ठीक है, रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन वो एक पूरा पैराग्राफ देता है। पैराग्राफ के नीचे 5 क्वेश्चंस पूछता है। वो अगर पैराग्राफ आपको समझ आ गया तो आप क्वेश्चन कर जाते हैं। इसको कहा जाता है रीडिंग कंप्रीहेंशन। इसको कहा जाता है पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। दूसरा होता है इसका फेस क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिक बेस्ड आर्ग्यूमेंट। ये क्या होते हैं देखते हैं।
रीडिंग कंप्रीहेंशन जो होता है इसमें क्या होते हैं, शॉर्ट पैराग्राफ होता है 5 to 8 लाइंस का, इसके बाद आपसे वो एमसीक्यूज पूछता है। एग्जाम्पल भी डाला हुआ है, एग्जाम्पल देखिएगा क्या है एग्जाम्पल। पाकिस्तान इज फेसिंग एनर्जी शॉर्टेज ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियल डिमांड। Renewable energy sources such as solar and wind energy are being explored to reduce dependency on fossil fuel। अभी इसने ये पैसेज दे दिया, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन से होते हैं, जो आप बार बार यूज करते हैं। एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, दूसरे होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। हम जो है ज्यादातर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे ऑयल वगैरह हो गया, कोल हो गया, यहाँ से बिजली बना रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोलर हो गया, विंड हो गया, जियो थर्मल हो गई, हाइड्रो वाटर हो गया, ये सारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ। तो यहाँ पे इसने एक पैराग्राफ पैसेज दिया हुआ है और इनसे क्वेश्चन क्या है कि मेन व्हाट वाज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, अगर आपको ये पैसेज समझ आ गया तो आपको ऑप्शन में अभी देखेंगे कि भाई इसका पैसेज का आइडिया क्या था। पाकिस्तान हैज नो एनर्जी, एनर्जी शॉर्टेज ड्यू टू पॉपुलेशन एंड डिमांड, सोलर एनर्जी इज यूजलेस, इंडस्ट्री इज डिक्रीजिंग। तो इन सब की तो बात नहीं हो रही थी, ना ही पाकिस्तान हैज नो एनर्जी। हाँ, ये बात जरूर हो रही थी पैसेज में कि पाकिस्तान में एनर्जी की शॉर्टेज है ड्यू टू पॉपुलेशन डिमांड, क्योंकि पहली लाइन में ही पैसेज का टाइटल होता है या लास्ट लाइन में, ये याद रखिएगा। पाकिस्तान इज फेसिंग एनर्जी शॉर्टेज ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, तो यही उसने बी में दिया है, तो ये हमारा करेक्ट होगा। इसको कहा जाता है रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन के क्वेश्चंस को करना। दूसरा क्या है इस पैसेज से क्वेश्चन के विच एनर्जी सोर्सेज आर मेंशन्ड, कौन से एनर्जी सोर्सेज मेंशन्ड हैं। तो आप यहाँ पढ़े ना, दोबारा पढ़े पैसेज को, कौन से में मौजूद है, सोलर एंड विंड एनर्जी। ये दो एनर्जी के सोर्सेज हैं जो इसने पैसेज में मेंशन किए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में भी देखें, बी ऑप्शन दिया हुआ है सोलर एंड विंड एनर्जी, ठीक हो गया। तो इस तरीके से तीसरा, इसी पैसेज से वो वोकेबलरी भी पूछ सकता है। जैसे पूछा है कि डिपेंडेंसी, इसने यूज किया है ना कि टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल, ठीक है। ये कोल वगैरह जो है, ऑयल वगैरह जो है, कि अगर हम सोलर को ज्यादा यूज करेंगे कि इनसे डिपेंडेंसी हमारी कम होगी। डिपेंडेंसी का क्या मतलब होता है, फ्रीडम होता है, रिलायंस होता है, ग्रोथ होता है, लॉस होता है, ठीक होगा। तो डिपेंडेंसी किसे कहते हैं, रिलायंस को। अगर आप किस पे रिलाय कर रहे हैं उसको कहा जाता है डिपेंडेंट या डिपेंडेंसी, ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना। अच्छा, इन्फ्रेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें इसका बी पार्ट है, ठीक है। जो हमने ये कम इसका रीडिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग का रीडिंग कंप्रीहेंशन बता दिया। दूसरे होते हैं इन्फ्रेंस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसमें क्या होते हैं, इसमें आपने डायरेक्टली आपसे वो नहीं पूछता, यू मस्ट गेस लॉजिकली फ्रॉम द पैसेज, ठीक है। आपने पैसेज से लॉजिकली गेस करना है, आपको क्लियर नहीं होगा पैसेज में वो बात, ये याद रखिएगा। जैसे ऊपर आपको क्लियर था ना कंप्रीहेंशन में, एनर्जी शॉर्टेज बताया हुआ था, पैसेज का आइडिया सोलर एंड विंड एनर्जी मौजूद था, ठीक है। डिपेंडेंसी भी यहाँ पे लिखा हुआ था, अगर आपको नहीं आता तभी भी आप इसको कंटेक्सचुअल मीनिंग जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, इससे भी देख सकते हैं कि भाई रिड्यूस डिपेंडेंसी मतलब वो डिपेंडेंसी कम हो रही है, तो डिपेंडेंसी का क्या मतलब होगा, रिलायंस होगा, ठीक है। तो इसको कंटेक्सचुअल मीनिंग कहा जाता है। बट इन्फ्रेंस में क्या होता है कि आपको पैसेज में वो चीज गिवन नहीं होती, आपने लॉजिकली उसको पैसेज में से निकालना होता है। कैसे, एग्जाम्पल देखिए। अली डिड नॉट अटेंड द मीटिंग एंड हिज फोन वाज स्विच्ड ऑफ, ठीक है। अली ने मीटिंग को ज्वाइन जो है ना अटेंड नहीं किया, जो है ना उसकी फोन वगैरह क्या थी, वो भी स्विच्ड ऑफ थी। अभी यहाँ पे देखे ना, क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई अली ने क्यों नहीं किया, ठीक है। यहाँ पूछ सकता है कि व्हाट कैन बी द इन्फर्ड, इन्फर्ड इसका क्या है, इन्फर्जन क्या है। अली वाज बिजी था, अली वाज इन मीटिंग, अली वाज हैप्पी, अली वाज वर्किंग, ठीक है। तो अभी आप यहां से लॉजिकली गेस करेंगे कि भाई अली ने मीटिंग को ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। तो अली मीटिंग में तो नहीं था, ये ऑप्शन खत्म हो गया। हैप्पी की तो कोई बात ही नहीं हो रही थी, वर्किंग की भी बात ही नहीं हो रही थी। जब उसका मोबाइल फोन भी बंद था और वो मीटिंग भी नहीं ज्वाइन कर सका, तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, वो बिजी होगा। ही वॉज बिजी, ठीक है। तो ये लॉजिकली आपने गेस किया, बेस्ट लॉजिकल गेस करना होता है, इसको क्या जाता है। इससे भी कोई एक ही क्वेश्चन आएगा, एक आधा क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं कि 5 6 क्वेश्चन इससे आएंगे। इतना ज्यादा इसको डिवाइड किया हुआ है तो एक एक दो दो क्वेश्चन ही इससे आएंगे। ये डायरेक्टली सिंपली कंप्रीहेंशन में क्या फर्क है, इसमें डायरेक्टली आपको आंसर नहीं मिलेगा पैसेज में, आपको लॉजिकली गेस करना होगा, ठीक है। तीसरी चीज शायद थी कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन के क्वेश्चंस क्या होते हैं कि व्हाट वाज द फाइनल पैसेज या रिजल्ट ऑफ द पैसेज, ठीक है।
ये होता है, ये भी पैसेज के फॉर्म में दे सकता है और पूछ सकता है कि इसकी कंक्लूजन क्या है, या एक साथ में ये रीडिंग कंप्रीहेंशन ये सब चीजें दे सकता है। मैंने इनको डिवाइड करके आपको बताया ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। जैसे इफ अ स्टूडेंट स्टडीज रेगुलरली ही परफॉर्म्स बेटर इन एग्जाम। ठीक है, कि अगर बच्चे जो हैं स्टडी को रेगुलर करेंगे तो वो एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये आपको सेंटेंस आ गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन क्या है? ठीक है, स्टडी इज हार्मफुल, रेगुलर स्टडी इंप्रूव्स परफॉर्मेंस, एग्जाम्स आर अननेसेसरी, स्टूडेंट्स फेल ऑलवेज। ठीक है, तो क्या है इसका, कौन बताएगा मुझे कंक्लूजन इसका क्या है? इस सेंटेंस को पढ़ के एग्जाम्पल को, अगर बच्चे रेगुलरली स्टडी करेंगे तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसका कंक्लूजन क्या होगा? स्टडी हार्मफुल है, एग्जाम्स अननेसेसरी है, स्टूडेंट्स फेल हैं। ठीक है, जेंजी वाला स्टूडेंट, वेरी गुड, बी 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 होगा, वेरी गुड, वेरी गुड, बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे कि रेगुलर स्टडी इंप्रूव्स परफॉर्मेंस, ये इसका कंक्लूजन है। ठीक है, पूरा कंक्लूड क्या निकल रहा है कि अगर आप रेगुलरली स्टडी करेंगे तो आप परफॉर्मेंस आपकी इंप्रूव होगी। जाहिर सी बात है, यही होता है कि इसको इसको कहा जाता है कंक्लूजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। वो भी आपको पैसेज पढ़ के सिंपली आ जाएंगे, परेशान होने की बात नहीं है। ये हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ये तो जस्ट आपको क्लियर करवा रहा हूँ एक एक चीज ताकि आपको समझ आ जाए। डी इसका क्या था पोर्शन का, कि स्ट्रेंथ इन आर्ग्यूमेंट एंड वीकेंड आर्ग्यूमेंट जो होते हैं ये क्या, इसको इसका किस तरह टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं कि विच ऑप्शन सपोर्ट्स द स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट आपको देगा और आपसे पूछेगा कि आप जो है ना कौन सा आर्ग्यूमेंट जो है ना इसको सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि स्ट्रेंथ इन में तो यही पूछ सकते हैं ना, क्या है स्टेटमेंट? स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। ठीक है, स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, ये आपको उसने स्टेटमेंट दे दी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच स्ट्रेंथ इन दिस, कौन सी चीज इसको मजबूत कर रही है। ठीक है, ये वेरी ठीक है, समझते हैं अब्दुल्ला। स्मोकिंग काजेज लंग डिजीज, स्मोकिंग इज पॉपुलर, पीपल एंजॉय स्मोकिंग, स्मोकिंग इज लीगल। ठीक हो गया। तो स्ट्रेंथ इन आर्ग्यूमेंट क्या है, आपको स्टेटमेंट में उसने दिया है कि भाई जो स्मोकिंग है वो हेल्थ के लिए हार्मफुल है। तो इसको आप सपोर्ट इस केस में नहीं करेंगे कि वो एंजॉय के लिए हम कर दें। नो, जब हेल्थ के लिए हार्मफुल है तो वो क्या करवाएगी? लंग्स में कैंसर करवा सकती है, कोई लंग का प्रॉब्लम करवा सकती है। ये आप ऊपर वाली स्टेटमेंट को प्रूव कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना, स्ट्रॉन्गर कर रहे हैं। जो है ना बाकी जो अनरिलेटेड फैक्ट है इसको आपने इग्नोर करना है, खत्म कर देना। ठीक है, ये होता है स्ट्रेंथनिंग आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चंस। ई और लास्ट इसका होता है वीकनिंग, जो आर्ग्यूमेंट होते हैं वीक आर्ग्यूमेंट करने होते हैं आपने, इसको भी समझ लें। विच ऑप्शन वीकन्स आर रिड्यूसेस बिलीफ, समझते हैं एग्जांपल से समझ आएगा। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन इज इफेक्टिव। ठीक है, उसने स्टेटमेंट दे दी। अभी कौन सी चीज इसको वीक कर रही है, या सिंपली आप समझें ऊपर किस चीज इसका स्ट्रेंथनिंग का आप मतलब ले लें कि एडवांटेज। सिंपली बता रहा हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। एडवांटेज और वीकेंड आर्ग्यूमेंट में आपने याद रखना है कि डिसएडवांटेज का पूछेगा। ठीक है, क्या पूछेगा आपको ऊपर देगा। ठीक है, कि भाई ये इस स्ट्रॉन्गर आर्ग्यूमेंट आपने करना है या इसको वीक करना है, रिड्यूस करना है, तो आप समझ जाना कि ये डिसएडवांटेज की बात हो रही। ऑनलाइन एजुकेशन इज इफेक्टिव, अभी आपने इसको रिड्यूस करना है, डिसएडवांटेज बताना है इसका। विच वीकन्स इट, कौन सी चीज इसको कमजोर कर रही है ऑनलाइन एजुकेशन को? स्टूडेंट लर्न फास्टर ऑनलाइन, नहीं भाई, ऑनलाइन से ये तो चीज नहीं होती। मैनी स्टूडेंट्स लेक्स इंटरनेट एक्सेस, ऑनलाइन क्लासेस आर पॉपुलर, टीचर यूजेस टेक्नोलॉजी, सारी चीजें ऑनलाइन एजुकेशन के लिए अच्छी होती हैं। एक चीज जो है वो नेगेटिव पॉइंट दी हुई है कि मेनी स्टूडेंट्स लेक्स इंटरनेट एक्सेस, ये एक इसकी क्या है, नेगेटिव पॉइंट है ऑनलाइन एजुकेशन की। या सिंपली कह लें कि ये इसका डिसएडवांटेज है। इफेक्टिव तो है, अगर किसी के पास सिग्नल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो वो तो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले सकता। जैसे अभी भी काफी बच्चे होंगे जिनके पास नेट का इशू हो रहा होगा, तो ये क्या है, ये इसका वीक इन आर्ग्यूमेंट है। सही हो गया, यह आपने याद रखना है। तो ये हमारे हो गए रीडिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन भी कर लिया। अभी लेस 1 मिनट बचा है, 40 मिनट की जूम की मीटिंग होती है। अगर आप थक नहीं गए हैं तो हम दोबारा क्लास ज्वाइन करते हैं, वरना हम कल करेंगे। काइंडली बता दें मुझे क्या रहता है। फर्स्ट अभी हम वर्बल रीजनिंग ही कर रहे हैं, इसके वर्ड रिलेशनशिप समझेंगे और सेंटेंस की स्किल्स। फिर सेकंड चैप्टर आएगा एनालिटिकल या लॉजिकल रीजनिंग। ठीक हो गया, तो प्लीज मुझे बताएं